हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 17 फरवरी 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो में गाइज हम 100% ऑथेंटिक और रियल आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर से देखिएगा। जिन लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए उनके लिए हम अब बता दें, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ अपडेट करवा दी गई है, बाकी की भी जल्द अपडेट करवा दी जाएगी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। टेलीग्राम से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करके रखा है, जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी करंट की अपडेट होती है और जो भी पल पल की अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, है ना। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बना है आज का, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि थर्ड शिफ्ट का है, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, ये आपसे पूछा गया जीके जीएस करंट अफेयर का। सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है ये आपसे पूछा गया कौन सा है, तो मोहन बागान एसी जो है ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। और विश्व की अगर अपन बात करें तो विश्व का है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, है ना। तो ये दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, भारत का है मोहन बागान एसी। जो भी आपको ऑप्शंस में दे रखा था, अगर भारत का दे रखा था मोहन बागान तो ठीक है, नहीं तो ये विश्व का दे रखा था तो ये आप क्लिक कर सकते थे। दोनों आपको हमने बता दिए। दुनिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है इसका नाम शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को हुई थी 1857 को इंग्लैंड में, है ना। तो इंग्लैंड का शेफील्ड जो है यहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी। ये क्लब जो है नॉर्दर्न प्रीमियर लीग में खेलता है, और भारत के सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल क्लबों में से एक मोहन बागान एसी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1889 में हुई थी, है ना। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुनिया के कुछ और पुराने जो फुटबॉल क्लब है जैसे कि हेल्स ओवेन टाउन, इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, और ये वेस्ट मिडलैंड्स की टीम है। क्लियर है। ब्रिग टाउन की स्थापना हुई थी 1864 में, माफ कीजिएगा। ये नॉर्दर्न काउंटीज ईस्ट लीग डिवीज़न जो 1 है इसमें खेलता है। और हरेफील्ड यूनाइटेड मिडलसेक्स की जो स्थापना है ये 1868 में हुई थी। ये हरेफील्ड विक्टोरिया के नाम से बेसिकली जाना जाता है। तो ये कुछ फुटबॉल क्लब है जिनको आपको याद रखना है। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो अभी आपको नामात्र के शुल्क पर सिर्फ 49 रुपये पे मिल जाएगी। पहले इसकी जो प्राइस थी ये 79 थी, बट जैसे ही आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिले तो हमने ये प्राइस जो है सिर्फ 49 रुपये कर दी, जो कि नाममात्र की शुल्क है ना। अगर आप देखें तो ये प्राइस कुछ भी नहीं है, ओनली इसका आधा से ज़्यादा जो प्राइस है इसमें से वो तो पोर्टल चार्ज में चला जाता है। तो कुल मिलाकर अगर अपन देखें तो ये प्राइस हमें इसका मतलब ना के बराबर मिलता है। ये सभी हमने इसीलिए किए क्योंकि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए काफ़ी टाइम से, और लगातार आप जो है अच्छी तरह से हमसे कनेक्टेड है। इसी की वजह से आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी हमें मिले थे, तो हमने इसकी प्राइस सिर्फ 49 रुपये कर दी, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप जाकर कर सकते हैं। और इसमें हम गाइस जो कंटेंट रहता है, इसमें कंटेंट के साथ कोई समझौता हम नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जो अब तक कोई भी नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया और शानदार। यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, 800 के समथिंग कंटेंट अभी तक डाला हुआ है। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप जाकर भी चेकआउट करें एप्लीकेशन पर, वहाँ पर काउंट करके चेकआउट कर सकते हैं। करीबन 700 से 800 समथिंग आपको कंटेंट मिल जाएगा। सिर्फ 49 रुपये इसके लिए अगर हम ले रहे हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनल प्राइस है, यानी कि कम से कम आप बोल सकते हैं, यानी कि सबसे कम 0 पॉइंट में आप बोल सकते हैं 0.1 इसके मुकाबले, है ना। ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्राइस ही नहीं है ना। 800 कंटेंट हम दे रहे हैं अगर आपको, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल रही है ना। ऐसे ये कोई चीज़ नहीं है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, पूरा नोट्स। और साथ साथ आपको एसएससी जीडी में जो टॉपिक आपके लगातार बन रहे हैं ना, लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी हमने डाल रखे। तो ये सारा कुछ कंटेंट आपको सिर्फ 49 रुपये में अगर दे रहे हैं ना, तो आपके लिए ही ये बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे, है ना। बाकी आपकी इच्छा, आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो सही है वो हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना। ये पूरा अपडेटेड है, हम आपको बता देते हैं। और जिन लोगों को ज़रूरत है और रियली चाहते हैं कि उनको यहाँ से बेनिफिट होगा, यहाँ पर उनको कंटेंट उन्होंने देख लिया 100%, उनको पता है कि यहाँ से बिल्कुल ये अपने लिए ठीक है, तो वो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो।
नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाइए वहाँ पर डेमो देख लीजिएगा और बाय नाउ पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी अब काफ़ी कम टाइम आपका है, 25 तारीख लास्ट है एग्जाम, तो उससे पहले जितनी हो सके उतनी तैयारी को अपनी धारदार आप कर लीजिएगा। चलिए इतना ही हम कहना चाहेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक आपको देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद 56, 36 से 51 तक। भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी का उद्देश्य देश में एक न्यायपूर्ण समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करना है। और ये जो सिद्धांत है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए। ये जो सिद्धांत है देश के शासन के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं, और ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत देश में न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना में मदद करते हैं। ये सिद्धांत जो है कानून और नीतियां बनाने में विधायिका और कार्यपालिका को मार्गदर्शन करते हैं। और ये सिद्धांत लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को भी शामिल करते हैं। ये सिद्धांत प्रकृति में गैर न्यायसंगत, इसलिए अदालतें इन्हें लागू नहीं कर सकती है। और ये जो सिद्धांत है देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाते है ना। गाइज देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतना बढ़िया में जो शानदार कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं, देखिए ये जो एनालिसिस है, हाँ ये एनालिसिस है, तो ये हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग दे रहे हैं आप सभी को। इसमें देखिए मैं कितना शानदार कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट छूटती है आपकी 4 बजे, है ना, तुरंत से क्वेश्चंस डालता और उसका आंसर डाल देता और कुछ भी उटपटांग यहाँ पर डाल देता और आपको वीडियो बना के दे देता, कुछ भी टाइम नहीं लगता। बट यहाँ पर देखिए आप, मुझे कितना टाइम लगता है, पहले क्वेश्चंस कलेक्ट करना रहता है, उसके बाद में हर एक क्वेश्चंस को कितनी डिजाइन करना रहता है, यहाँ पर कलर करेक्शन करना रहता है, सारी चीज़ें और असेंबल करना रहता है। देखिए कितने अच्छे वे में ये प्रेजेंट करके दिया है हमने, एक एक क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से सारा ये यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है ताकि ये हाईलाइट हो चीज़ें, और यहाँ पर ये अलग कलर किया है, और ये सारे कितने अच्छे वे में हम आपको प्रेजेंट करके देते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम आपको हर कुछ बता रहे हैं, हम आपके लिए जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो आपके लिए कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट हम दे पाएँ अपना, ताकि आप भी अपना बेस्ट से बेस्ट हमें दे पाएँ, है ना। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे जो हो सके, देखिए ये कुछ है ना, कुछ लोगों की तरह बाकी और लोगों की तरह अगर हम चाहते तो वैसे ही निकाला डाला दिया, है ना, ऐसा कर सकते थे। बट हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। पीडीएफ देके सीधे आपको जो हाईलाइट है उनकी तरफ ध्यान चला जाए, और आपका अगर कचरा मिलेगा ना तो उसमें से आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, और अलग से फिर आपको चीज़ें दिक्कत होती है उसमें। यहाँ पर आप आसानी से सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से आप जो है इनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएँ। बाकी आप सभी को बताइए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से आपको इस तरह की जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ें आई थिंक पता भी होगी, है ना। तो ये आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो नए लोग हैं वो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से के संबंध में सभी संदेहों और विवादों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आर्टिकल 71 है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनसे संबंधित आर्टिकल है 71, अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 71 है, यह इसके अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इनके चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले, है ना, ये हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय बेसिकली अंतिम होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल क्या था? ये आर्टिकल क्या था? 71, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? सत्रिया जो नृत्य है इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकरदेव। इस क्वेश्चन को हम कई बार आपको कवर करवा चुके हैं, अगर आपको पता है रेगुलर, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो। सत्रिया नृत्य के संस्थापक असम के वैष्णव संत हैं, है ना, जिनका नाम है सुधारक है, ये है ना, वैष्णव संत और सुधारक है शंकरदेव। तो इनका नाम शंकरदेव है जो कि संस्थापक है। 15वीं शताब्दी में इस नृत्य शैली को शुरू इन्होंने किया था। शंकरदेव जो है एक असमिया संत, विद्वान, कवि, लेखक, नर्तक, अभिनेता, गायक और कलाकार थे। क्लियर है। उन्होंने संगीत की नई विधाओं, बोर गीत, नाट्य प्रदर्शन, अंकिया, नाट भावना, है ना, नृत्य सत्रिया और साहित्यिक भाषा सत्रिया के निर्माण का श्रेय दिया इनको जाता है।
उन्होंने संस्कृत असमिया और ब्रजवली में कविता, धार्मिक लेखन और शंकरदेव का भागवत ग्रंथ आदि इन्होंने बेसिकली लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया, भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार है? तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार है। एक आपका गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो ये जो त्योहार है किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग मिलकर इन्हें मनाते हैं और ये त्योहार राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तो इन त्योहारों की तारीखें और महत्व की बात करें तो अगर बात करें गणतंत्र दिवस की तो 26 जनवरी को यह मनाया जाता है और इस दिन साल 1950 में भारत ने संविधान को अपनाया था। 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस जिसको कहा जाता है, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन साल 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। और गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इस दिन भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसलिए ये गांधी जयंती मनाई जाती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी जो कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार है ना। तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भौतिकी के वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ मिला था 1999 से 2005 के बीच में। अब जिन्होंने भी बताया उन्होंने एग्जैक्ट यह क्वेश्चंस इस तरह से बताया कि उन्हें मेमोरी बेस्ड याद था, तो उस टाइप से उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भौतिकी के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1999 से 2005 के बीच में उनको मिला था, है ना। उनको एग्जैक्ट सन याद नहीं थे तो उन्होंने इस तरह से हमें बताया था, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो हम आपको 1999 से 2005 के बीच में जिनको भी मिला है सब आपको बता देते हैं। देखिए 1999 से 2005 के बीच में कुछ भौतिकी के वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ये जो यहाँ पर कुछ उदाहरण जैसे कि 2001 में एरिके कॉर्नेल वॉल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वीमन, इन वैज्ञानिकों को बोस एंस्टेन कॉन्स्टेंट बीईसी जो है ये बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। 2004 में डेविड जे ग्रॉस, एच डेविड पॉलिजर और फ्रैंक विल्जेक, इन वैज्ञानिकों को क्वांटम क्रोमोडायनेमिक QCD के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था जो सूक्ष्म कणों और उनके आपसी इंटरेक्शंस को समझने में मदद करता है। 2005 में रॉय जे ग्लाउबर और जॉन ए हॉल, इन वैज्ञानिकों को क्वांटम ऑप्टिक्स और संबंधित प्रयोगों के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो रॉय जे ग्लाउबर इनको क्वांटम कोहेरेंस और जॉन एल हॉल को लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके लिए पुरस्कार मिला था, ये प्राइज़ मिला था। तो ये आप देख लीजिएगा 2005, 4 और एक काम ने आपको बता दिया जो कि 99 से 2005 के बीच में ये इनको मिला था। तो इन्हीं में से आई थिंक एक आपका हो सकता है पूछा गया हो जो उन्होंने बताया उसी के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 तक लोक सेवा जो आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हमने दोनों आपको बता दिया। कुछ लोग बता रहे थे कि उसका आंसर मनोज सोनी सही होगा, कुछ बता रहे थे कि प्रीति सूदन सही होगा, है ना। दोनों बता दिया। अगर क्वेश्चंस पूछा कि 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे या है तो ये मनोज सोनी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से अगर बना कि यूपीएससी के वर्तमान में जो चेयरमैन है ये अध्यक्ष है कौन है तो ये प्रीति सूदन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे कि आपका प्रीति सूदन नहीं होगा कि मनोज सोनी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक आपका होगा। दोनों तो नहीं है, एक होगा आपका, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों हमने आपको बता दिए। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सूदन है। 1 अगस्त 2024 को इस पद का जो कार्यभार है ये इन्होंने संभाला है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि 1 अगस्त 2024 को यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो प्रीति सूदन ही फिर उसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि आपका 30 जुलाई, है ना, 30 जुलाई 2024 तक यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे तो मनोज सोनी फिर हो जाएगा जुलाई में, अगस्त में ये बनी 1 अगस्त को, तो इस तरह से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। श्रीमती सूदन जो है यानी कि प्रीति सूदन 1983 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, IAS अधिकारी, और आंध्र प्रदेश केडर से संबंधित है। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में सचिव के रूप में काम किया है जिनमें बाल विकास जो विभाग है, रक्षा मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, इनमें इन्होंने काम किया है। तो अक्टूबर 2017 से जुलाई 2020 तक वे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्यरत रही है ना। अगर बात करें मनोज सोनी की तो 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये थे। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन बना था आपका पिछली बार, वो इस तरह से ये आपका था, है ना। अगला क्वेश्चन है नेशनल MPI के तहत गरीबी को कितने आयामों में मापा जाता है? नेशनल MPI या नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ही होता है, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। एक ऐसा सूचकांक है जो गरीबी के विभिन्न आयामों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे नीति आयोग द्वारा भारत में 2021 में जारी किया गया था। ये जो सूचकांक है मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पर आधारित
और केवल आय के आधार पर गरीबी को नहीं मापता है। तो जो नेशनल एमपीआई है इसके तहत गरीबी को 3 प्रमुख आयामों में मापा जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य पे, तो इसमें कुपोषण, बच्चे के मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य संबंधित मापदंड तो होते हैं। शिक्षा की बात करें, स्कूल में उपस्थिति की और शिक्षा का स्तर। इसके अलावा जीवन स्तर की बात करें तो इसमें बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई, आवास, खाना पकाने के साधन आदि को इसमें देखा जाता है। तो कई सारे मेजर हैं, कई सारे आयाम हैं। बेसिकली 3 मेजर आयाम हैं जो कि 3 प्रमुख है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, है ना। तो इन 3 के बारे में आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन इस तरह से मिला था हमें कि 3 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में किसने भाषण दिया था, इस तरह से कोई था। बता रहे थे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही वो क्वेश्चंस बना था। तो हमने जब निकाला थोड़ी सी डिटेल, तो 3 अक्टूबर 2024 को हमें एक घटना यहाँ पर सामने आई, सोनम वांगचू से रिलेटेड। क्या हुआ था 3 अक्टूबर 2024 को? दिल्ली में सोनम वांगचू और उनके समर्थकों ने लद्दाख को संवैधानिक संरक्षण देने की मांग। देखिए आपको बताइए, अक्टूबर के समथिंग इन्होंने जो है काफ़ी दिनों से ये इनका जो है भूख हड़ताल चल रही थी, है ना, सोनम वांगचू की। और फिर उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च भी किया था। और उसके बाद में, है ना, संवैधानिक संरक्षण देने की मांग को लेकर राजघाट पर अनशन किया था इन्होंने। इस दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया था। तो इस घटना के कारण दिल्ली में कुछ समय के लिए हलचल मची थी, है ना। तो ये घटना घटित हुई थी। तो हो सकता है ये सोनम वांगचू के बारे में क्वेश्चन बना हो कि किसने भाषण दिया था, है ना। एग्जैक्ट 100% श्योर नहीं है, बाकी डेट से हमने निकाला है, डेट जब बताई है। तो बाकी इस तरह की जो बड़ी घटनाएं कोई भी घटित नहीं हुई थी 3 अक्टूबर 2024 को। हो सकता है या फिर डेट हमें गलत बता दी गई हो। तो आप देख लीजिएगा क्या एग्जैक्ट था क्वेश्चन। अगर यही था तो फिर यही आंसर हो सकता है ना। हम जो बोले उस पर नोटिस क्या करें, हो सकता है हम ये बोल रहे हैं, है ना। तो आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला? तो ये बाजीराव मस्तानी के लिए मिला। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछली बार भी ये पूछा गया था, है ना। तो बिरजू महाराज ने 2016 में फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। बाजीराव मस्तानी जो है संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित है। तो निर्देशक का नाम भी आप याद रखिएगा, संजय लीला बंसाली, है ना। क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, क्योंकि अभी हाल ही में एक मूवी जो है उसका बना है, एक गाने का बना है ना। तो ये डीजे वाले बाबू वगैरह इनके क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक पीरियड ड्रामा फिल्म है और इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में। तो फिल्म जो है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी है मस्तानी की प्रेम कहानी को दर्शाती है। फिल्म की कोरियोग्राफी की बहुत सराहना की गई। नृत्य दृश्यों में गहराई और प्रामाणिकता जोड़ने के लिए बिरजू महाराज ने के काम की सराहना यहाँ पर बेसिकली की गई। अगला क्वेश्चन, पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा। केरल में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर बहुत कम है। केरल में पुरुषों की साक्षरता 96.1% है, जबकि महिलाओं की है 92.1%। बिहार में जो है, बिहार भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है बिहार। राजस्थान में पुरुषों और महिलाओं की जो साक्षरता दर है इसका अनुपात अंतर सबसे ज़्यादा है, 27% के समथिंग अंतर है यहाँ पर बिहार में। क्लियर, माफ कीजिएगा, राजस्थान में। बिहार में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर जो है दर में 19.2% का अंतर है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर अपन बात करें तो ये 18.4% का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्प मिशन जो है भारत में कब आया था? तो ये 1942 में आया था, 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन की, देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 2042 तक, माफ कीजिएगा 1942 तक भारत आया था, है ना। 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया था। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना। इसका उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का। तो अगर आगे से क्वेश्चन बने कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से ये भारत आया था, कब आया था, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन इस तरह से था, एक 5 ईयर प्लान से था क्वेश्चंस। ऑप्शंस था 6, 7, 8, 9, है ना, करके कुछ था और पूछा था कि योजना उद्योगों को लेके था कुछ क्वेश्चंस। तो गाइस हम आपको एक चीज़ क्लियर करते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये तीनों जो योजना है इन पे उद्योगों पर मेन फोकस किया गया। तो ऐसे तो बता पाना पॉसिबल नहीं है कि उद्योगों से रिलेटेड कौन सी होगी, है ना। एग्जैक्ट अगर डेटा नहीं मिलेगा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है, XYZ, है ना। तो ऐसे अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता कि क्वेश्चंस क्या होगा आपका। बाकी थोड़ा सा अगर आपको पता है, याद आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा। ये हमारी जो ई बुक है जीके की स्पेशल ई बुक है, जो कि TCS का लेटेस्ट पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग है सारी की सारी।
तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप बेस्ट है, देखिएगा, चेकआउट करिएगा। सिर्फ 25 रुपये की प्राइस इसकी है अभी, है ना। 25 रुपये में आपको 1500 लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा टीसीएस का। अगर आप आरपीएफ और आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम भी आगे देने जा रहे हैं तो आप इसको अभी परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये एसएससी जीडी में आपके काम आ जाएगी। और आगे आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के अलावा आरआरबी एनटीपीसी और आगे जो भी एग्ज़ाम होगी उनमें भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है। और टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है आपको पता ही है, वहीं से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ लगातार वहाँ से आपके आ रहे हैं। तो आपको भी पता ही है, अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको बखूबी पता ही होगा सारी चीज़ें, किस तरह का जो टीसीएस का पैटर्न रहता है और किस तरह से वो रिपीट क्वेश्चंस को करता है ना। तो ये सभी आप सभी बखूबी जानते ही है, बताने वाली कोई बात ही नहीं है। सिर्फ 25 रुपये इसकी प्राइस है। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने डेमो एप्लीकेशन पर दे रखा है, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट करिएगा, बड़े आसानी से आपको डेमो मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, खो खो लीग का नाम क्या है ना। खो खो लीग का नाम, बस इतना ही क्वेश्चन हमें मिला है। अब एग्जैक्ट तो क्वेश्चन इतना ही मिल पाया है। तो हमने अगर देखा इसका, तो अल्टीमेट खो खो एक मिला, दूसरा मिला प्रो खो खो लीग। दोनों में से एक आपको हो सकता है ऑप्शन में मिला हो। खो खो लीग का नाम प्रो खो खो लीग है, और ये भारत में एक पेशेवर खो खो लीग है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। और इस लीग का उद्देश्य खो खो को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देना, इसके खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना। वही बात करें खो खो लीग का नाम अल्टीमेट खो खो वाला, तो एक फ्रेंचाइजी आधारित लीग है। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, और इसे भारतीय खो खो महासंघ आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लार क्या है, लार क्या करता है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। तो लार में मौजूद एमाइलेज नामक एंजाइम जो है स्टार्च को ये शर्करा में तोड़ता है। तो लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार भोजन को नम और चिकना करके निगलने में आसानी बनाता है, और यह पाचन में भी मदद करता है। लार जो है बहुत उपयोगी होता है ना। तो लार जो है ये पाचन में मदद करता है। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा जो है इसमें बेसिकली बदलता है। लार में मौजूद लाइसोजाइम नामक एंजाइम है, जो कई बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो यह तो आपसे कई बार सुना होगा, ये जो मानव लार होता है, इससे कई सारे बैक्टीरिया अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से? तो लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया को नष्ट करता है ये। लार मुंह में मौजूद सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ने से भी रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विकास की रिपोर्ट तैयार करते समय कितने बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? तो 12 के समथिंग था। आपको ऑप्शंस मिले थे 10, 11, 12, 13, इस तरह से ऑप्शंस थे। 12 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के विकास की रिपोर्ट तैयार करते समय 12 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। ये जो 12 बिंदु हैं, राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण, नवीन नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए होते हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं को ध्यान में भी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, FY करके बता देते हैं, FYS। तो उन्होंने एग्जैक्ट तो हाँ यही बताया हमें, और फिर अगर अब हमने ज़्यादा उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इतना बताया कि एप से ही कोई नाम दिया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो अब हमें भी यहाँ पर जब देखा हमें, तो एक हमें मिला था यहाँ पर, है ना, ये जो उन्नत किस्म वाला है वो हमें मिला था, तो उससे तो क्वेश्चंस नहीं था। बाकी FYS करके कोई नाम था, किस पंचवर्षीय योजना का है, इस तरह से था। तो ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस में क्या पूछना चाह रहा था, ऑप्शंस भी इसके नहीं मिल पाए थे। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस था, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मौर्य से रिलेटेड है कि चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त को किसने मारा था, ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस था। ऑप्शंस थे नरसिंह वर्मन, नंदवर्धन, ऐसा कुछ ऑप्शंस थे। तो देखिए चंद्रगुप्त को किसी ने भी नहीं मारा था, है ना, किसी ने भी नहीं मारा था चंद्रगुप्त को। तो ये क्वेश्चंस यहीं से इसका खंडन हो जाता है। अब ये क्वेश्चंस हो सकता है जिन्होंने बताया उनको थोड़ा सा उल्टा याद रह गया हो, समझ रहे हो ना। तो इसका आप एग्जैक्ट बताइएगा कि क्वेश्चंस ये क्या था, है ना। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है आपका, जो कि हमने आपको बता दिया। हम आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करवाना चाहते, इसलिए हमने जो था वो क्लियरली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एग्जैक्ट पैटर्न जिस तरह से हमें मिला है उसी तरह से हम आपको बिल्कुल भी भ्रमित हम नहीं करना चाहते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिला है, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है? तो एक वर्ष में आयात और निर्यात देखा जाता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये दोनों ऑप्शन है, आयात और निर्यात, ये दोनों एक साथ एक ही ऑप्शन में आपको मिले होंगे, है ना। तो आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP, आयात और निर्यात, महंगाई दर और बेरोजगारी जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों को देखा जाता है। तो इनमें से GDP का जो उपयोग है देश के कुल आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है, जबकि आयात और निर्यात जो है इनको व्यापार संतुलन मूल्यांकन के लिए इनका यूज़ होता है।
अगला जो क्वेश्चन है ये द्रव्यमान से था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला, इतना ही बताया था उन्होंने। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित सामग्री या पदार्थ की मात्रा को संदर्भित ये करता है द्रव्यमान। ये एक मूल भौतिक गुण है जो वस्तु की जड़ता और गति के प्रतिरोध को दर्शाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम, है ना, इसमें मापा जाता है और इसका जो वजन या गुरुत्वाकर्षण बल से कोई संबंध नहीं होता, जो केवल गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के प्रभाव से जुड़ा होता है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको बता दिए और पूरा पैटर्न भी यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बने हैं और कुछ क्वेश्चंस तो आपको सेम टू सेम हमने कवर करवा दिए जो एक्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग को कवर कर लेते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जीडी वाली, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। सिर्फ 50 रुपये प्राइस है, जो कि नाम मात्र है, कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो आप जाकर चेकआउट करें, अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा, डेमो भी देकर रखा है। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है। सेम जो चीज़ें हमने आपको बताई थी, आपको लेटेस्ट डेटा पूरा का पूरा मिलेगा, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आगे पीछे आपको लेना है, इस चीज़ की मैं आपको बता ही देता हूँ, आज नहीं तो कल आपको लेना है इसको, है ना। तो देर किस बात की फिर, क्योंकि आपको जो एनालिसिस चलेगा तब आपको लेना है, तो फिर अभी ले लीजिएगा। 79 की प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र की प्राइस में। अगर इतनी प्राइस आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसके लिए, स्टडी के लिए, तो फिर क्या कर पाएंगे, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट 800 के समथिंग आपको चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। तो 1 रुपये में आपको अगर 10 चीज़ें मिल रही है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे। तो पूरा का पूरा अप टू डेटेड है डेटा, है ना। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, विजिट जरूर करिएगा। ये मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट के लिए हैं जो एमपी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये बेस्ट चीज़ें हैं जो कि आप चेकआउट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में सरिता का पर्यायवाची पूछा है। नदी, जलमाता, तटिनी, तरंगिनी, सलीला, दरिया हो जाएगा। अनुराग शब्द का विलोम पूछा है तो विराग हो जाएगा, है ना। तो एक पर्यायवाची आ गया, एक विलोम आ गया आपका। पुरस्कृत का विलोम पूछा है तो ये दंड आ जाएगा, 2 हो गए विलोम आपके, है ना, 2 हो गए विलोम। मित्र का विलोम पूछा है, दुश्मन, शत्रु, प्रतिद्वंदी, अमित्र, अवज्ञाकारी और विरोधी। तो 3 आपके क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए, 3 विलोम शब्द हो गए, एक पर्यायवाची शब्द आपका हो गया। इसके अलावा एक गद्यांश आपका आया था, गद्यांश समय को वेस्ट ना करने के बारे में एक गद्यांश आपका पूछा गया था, जिससे 5 क्वेश्चंस बने थे, है ना। रचनाएं नहीं थी शायद। विलोम शब्द पूछा था मित्र और पुरस्कृत का, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। 3 आई थिंक आपका बना था, एक और बता रहे थे यहाँ पर, अनुराग का विलोम, है ना, विराग हो जाएगा। चलिए संज्ञा से क्वेश्चन नहीं था शायद, पर्यायवाची से क्वेश्चन था, नदी का सरिता, है ना, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। सरिता का पर्यायवाची तो नदी, और नदी का अगर पूछा सरिता, जो कि हम आपको इसी तरह से बताते हैं ताकि जो आगे के लिए भी आपकी तैयारी हो जाए। और हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि ऑप्शंस में क्या है, तो इन्हीं में से हम बताते हैं कि इन्हीं में से एक आपका पूछा गया होगा, है ना। तो नदी आपको दे रखा था, है ना। तत्सम तद्भव से आपका एक क्वेश्चन था, बहुवचन से एक क्वेश्चन था आपका, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे से 2 क्वेश्चन थे, पेरा जंबल आई थिंक नहीं था। एक शब्द से एक क्वेश्चन था कि बिनवा भाव बुधन प्रवृत्ति के थे, इसको रिप्लेसमेंट करना था, इस तरह से क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, जो भी है वो हमने आपको क्लियर बता दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में प्रतिशत से, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था शायद, नहीं डाला इन्होंने। ऐसा ही से 2 क्वेश्चन थे, एक राशि को 2 लोगों में बांटने वाले हो, हर एग्जाम में जो आ रहा है वो क्वेश्चन था, है ना। औसत से एक क्वेश्चन था आपका, और डीआई से एक था। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे आपके, ट्रेन से एक क्वेश्चन था, आयु से क्वेश्चन था, स्टूडेंट एंड टीचर वाला, टीचर के जाने से जो एवर बढ़ जाता है ना, एवरेज बढ़ जाता है, टीचर की एज पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन था। ये एजेस में टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, सीरीज से, नंबर सीरीज से 2 थे, वेन डायग्राम से एक था, डाइस से एक क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक क्वेश्चन था, सिंबल की चेंज वाला, है ना। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन था आपका, आकृति से एक क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, 7 लोगों को एक लाइन बिठाना था और 7 लोगों को सर्कल में, है ना, इस तरह से 2 क्वेश्चन थे। एक तो लाइन में बिठाने वाला था, एक सर्कल में बिठाने वाला था, एक तो इस तरह से था और एक इस तरह से था, है ना। 7 लोगों को इस तरह से बिठाना था और इनको इस तरह से बिठाना था, है ना। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन था और पजल से नहीं आया था। तो ये हमने आपको हिंदी का भी कवर करवा दिया, है ना। इसके अलावा मैथ्स का भी कवर करवा दिया और आपको रीजनिंग का भी कवर करवा दिया। तो हमने ये आपको तो कवर करवा दिए टॉपिक, और बाकी जीके में तो पूरा का पूरा आपको कवर हमने करवा ही दिया है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको।
पैटर्न को समझने में एग्जैक्ट क्या किस तरह से चीज़ें आपकी एग्जाम में आ रही है। तो जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं उन पर आप अच्छा फोकस करें, क्योंकि आगे भी वही आपको जो है अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। क्लियर है। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप इनरोल करते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक हमने अपडेट करके रखे हैं जो लेटेस्ट है। जिस टॉपिक में जैसे कि पजल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपका इससे 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, नंबर सीरीज से है ना, कोडिंग डिकोडिंग से बन रहा है, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से बन रहा है, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। तो इन टॉपिक पे अगर आपका सपोज कीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट आपका वीक है थोड़ा सा, इस पर अगर आपको फोकस करना है तो इसके सारे टेस्ट हमने डाल रखे हैं, सब कुछ डेटा है अवेलेबल, उसकी ही फोकस आप कर सकते हैं, उस पर ही आप कमांड कर सकते हैं। इस तरह से हमने चीज़ें यहाँ पर डाल के रखी है। अगर हाँ जीके का अगर किसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं जैसे कि पंचवर्षीय योजना, तो इसका सारा हमने आपको पीडीएफ वगैरह डाल के रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं जो कि हमने बताई है, जो कि एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है सारा का सारा, है ना। तो ये इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है उसी को परचेस करेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। सिर्फ 49 रुपये, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप चाहें तो ठीक है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, आरआरबी एनटीपीसी की भी अवेलेबल है हमारी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जो आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट है वो, उनको भी बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है और ये हमारी ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम के लिए है। 1500 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे सिर्फ 25 रुपये में, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के होंगे सारे के सारे। टीसीएस और आपका टीसीएस के अंदर जो एसएससी रेलवे है, इनकी लेटेस्ट क्वेश्चंस की सारी ये बुक है, ई बुक मतलब, जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर। तो स्टडी मटेरियल में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका डेमो मिल जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको मिले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन आप कर लीजिएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम पीडीएफ जो है ये पेड में दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपका भ्रम है ना। हम जो पीडीएफ आपको दे रहे हैं ना एनालिसिस वाली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप स्टडी मटेरियल में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर उसको सेंड करने का कुछ रीज़न है ना, कुछ रीज़न है, उसकी वजह से हम नहीं कर रहे हैं। बाकी हम आपको एप्लीकेशन पर फ्री में दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं। वहाँ पर जाइए, जाकर चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आप एप्लीकेशन में ही डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएगा, आप जब चाहे जब उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट होती है हम सबसे पहले अपडेट करते हैं टेलीग्राम पर भी। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।